पीडियाट्रिक्स ये आप लोगों का हमेशा मैंडेटरी स्टेशन में आता है। पीडियाट्रिक्स और गैनी ऑप्स में चॉइस होती है, इनमें से कोई एक स्टेशन चॉइस में देंगे, या उसका देंगे या उसका। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं 90% चांसेस होते हैं पीड्स का स्टेशन मैंडेटरी में, तो 10% चांसेस होते हैं गैनी ऑप्स का दें। लेकिन 90% चांसेस यही हैं पीड्स का ही स्टेशन देंगे मैंडेटरी में। तो जो जो चीज़ें मैं मैंडेटरी में करवाऊँ मैं पीड्स की, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है। पीडियाट्रिक्स को आप लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो पीड्स का स्टेशन होता है यहाँ भरपूर वह पूछते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास नॉलेज इतनी होना चाहिए कि आप लोग वहाँ पर बोल सकें और ख़ामोश ना हो, जो पूछें वो बता सकें। तो या तो वो आप लोगों को केस देंगे, केस पर केस, कोई भी केस हो सकता है किसी भी डिजीज़ का, उस पर वह पूछ सकते हैं, या तो वो आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर हिस्ट्री देंगे, जो हिस्ट्री हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम है, एंड पर थोड़ी बहुत चेंजिंग है। स्टार्टिंग दोनों की सेम है, अडल्ट की बच्चों की, लेकिन एंड पर थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर हम MS दास फर्स्ट ब्रैंकाइटिस को ले आते थे, यहाँ पर हमने न्यूनेटल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इम्पोर्टेंट टॉपिक पीड्स का, जो कि ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, डायरिया। डायरिया को आप लोगों को केस में भी दे सकते हैं, डायरिया का वेवा भी पूछ सकते हैं, डायरिया की हिस्ट्री भी दे सकते हैं। पिछली बार जो एनआरई हो चुका है उसमें डायरिया आ चुका है, ठीक है। पिछला जो एनआरई उसमें एक तो डायरिया की हिस्ट्री पूछ रहे थे और साथ में वेवा के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो सबसे पहले हेडिंग दें डायरिया की। डायरिया जो होता है 2 टाइप का हो सकता है, एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया जो होता है लेस देन 2 वीक्स का होता है, और क्रोनिक डायरिया मोर देन 2 वीक्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एक्यूट डायरिया के क्या काज हो सकते हैं, क्रोनिक डायरिया के क्या काज हो सकते हैं। सबसे पहले एक्यूट डायरिया के काज लिखें, ठीक है, एक्यूट के, ठीक है। एक्यूट डायरिया में सबसे पहले लिखें नंबर 1 वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में लिखें रोटावायरस, नारवायरस, एडिनोवायरस। रोटावायरस, नारवायरस और एडिनोवायरस। नंबर 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिखें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या लिखेंगे आप लोग, इकोलाई कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जियार्डिया, ठीक है, जियार्डिया, ठीक है, ये भी कॉमन है, ठीक है, बच्चों में डायरिया करवाता है। इसके अलावा वेब्रियो कॉलरा, ठीक है, VC वेब्रियो कॉलरा हो सकता है, ठीक है, ये भी क्या करवाते हैं, एक्यूट डायरिया करवाते हैं। ये वायरल हो गया, इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 3 पर पैरासाइट को रखें। पैरासाइट, पैरासाइट में क्या हो सकता है आप लोगों का, जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, पैरासाइट में क्या, फूड पॉइजनिंग भी ये एक्यूट डायरिया होता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग में, ठीक है, ये भी लिखें। ये जो इसमें पैरासाइट में वो लिखें क्रेप्टोकोकस वगैरह, ठीक है, क्रेप्टोकोकस। एग्जाम्पल लिख लें क्रेप्टोकोकस की, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकता है, क्रेप्टोकोकस हो सकता है। हमने एक्यूट डायरिया के काजेज पढ़े हैं वायरल, जिसके अंदर रोटावायरस, नारवायरस, एडिनोवायरस। बैक्टीरियल में हमने जियार्डिया लैम्बलिया पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है फूड इकोलाई, सर सर वायरल के दोबारा से बताएं। रोटावायरस, नारवायरस, एडिनोवायरस। और कोई है सर? ये बस काफ़ी हैं 3। बैक्टीरिया के लिखें अभी जियार्डिया, GIARDIA, जियार्डिया। इसके अलावा इकोलाई लिखें। इसके अलावा साल्मोनेला लिखें। पैरासिटिक में लिखें क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मोसिस वगैरह, और फूड पॉइजनिंग। ये सारे क्या हो गया आप लोगों के एक्यूट डायरिया के काजेज हैं, ठीक है, एक्यूट डायरिया के, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया के क्या काजेज हो सकते हैं, ठीक है।
क्रोनिक डायरिया में आप लोगों ने ये जहन में रखना है, इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले नंबर 1 पर क्रोनिक डायरिया के बारे में हम बात करें, सिस्टिक फिब्रोसिस वन ऑफ द टॉप। इसके अलावा क्या हो सकता है, सीलियक, ठीक है, सीलियक डिजीज़, ठीक है, सीलियक डिजीज़। नंबर 3 पर क्या हो सकता है, काउज मिल्क एलर्जी, ठीक है, काउज मिल्क एलर्जी हो सकती है, ठीक है, नंबर 3 पर। नंबर 4 पर क्या हो सकता है आप लोगों का, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, ये याद रखें। 4 लिखें क्रोनिक के, सिस्टिक फिब्रोसिस, सीलियक डिजीज़, काउज मिल्क एलर्जी, इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये क्रोनिक डायरिया के काजेज़ हैं। क्रोनिक डायरिया जो होगा मोर देन 2 वीक्स की हिस्ट्री होगी, ठीक है। अक्यूट की लेस देन 2 वीक्स की हिस्ट्री होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ये अक्यूट और क्रोनिक के क्या काज हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम में वेबा में पूछते हैं और पिछले एनआर में ऐसे ही पूछा था कि अक्यूट के क्या काजेज़ हैं और क्रोनिक के क्या काजेज़ हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए सिम्टम्स में पेशेंट कैसे आएगा जब भी डायरिया होगा, तो उसमें 3 टाइम्स लूज स्टूल इन 24 आवर में लूज स्टूल बेबी पास कर चुका होगा। उसमें एक क्या होता है, एक तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई होती है, ठीक है, और दूसरा लिक्विडिटी, ठीक है, सारा लिक्विड ही आ रहा होता है, जो भी खाता है बेबी उस स्टूल के साथ पास कर देता है। 3 टाइम लूज स्टूल इन 24 आवर्स विद एन इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड लिक्विडिटी, इसको कहते हैं डायरिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, सिम्टम में भी यही आता है, ठीक है। और सिम्टम में पेशेंट अगर डायरिया वर्स होता जा रहा है फिर पेशेंट डिहाइड्रेशन के साथ आता है, ठीक है। वन ऑफ द टॉप जो कॉम्प्लिकेशन है डायरिया का, सबसे पहले जो आता है वो डिहाइड्रेशन ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बेबी डिहाइड्रेशन के साथ ही आएगा। अगर डिहाइड्रेशन के साथ है बेबी तो क्या होगा, फीवर होगा, ठीक है, सनकेन आइज होंगी, आँखें जो होंगी अंदर की तरफ पिचक जाएंगी और इर्द गिर्द आँखों के स्याह हल्के हो जाएंगे, हार्ड फास्ट ब्रीथिंग होगी, ठीक है, टिकपनिंग होगा बेबी, ड्राई माउथ होगा डिहाइड्रेशन की वजह से, नो टीयर व्हेन क्राई, टीयर ही ख़त्म हो जाएंगे डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद नो यूरिनेशन इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर अगर पूछेंगे तो 6 घंटे तक बेबी ने कोई यूरिन भी पास नहीं किया होगा। ये क्या है, सारे सिम्टम किस चीज़ के हैं, डिहाइड्रेशन के। एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स बताएं, तो ये डिहाइड्रेशन के हो सकते हैं, और डिहाइड्रेशन के इसका फीचर है वो डायरिया का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन देखें, अक्यूट और क्रोनिक में क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अक्यूट है तो वो हो सकता है इन्फेक्शियस हो, नॉन इन्फेक्शियस हो। नॉन इन्फेक्शन में जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, अब इसमें क्या टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री शार्ट होगी, 2 वीक्स से कम हिस्ट्री होगी। ज़्यादातर जो हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो क्रोनिक के लिए करवाते हैं। एग्जामिनर आप लोग से पूछ सकता है डायरिया के साथ पेशेंट आया है, मोर देन 2 वीक की हिस्ट्री है, आप कौन से टेस्ट करवाएंगे। सबसे पहले लिखें नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, लिखें हेडिंग दें इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। नंबर 1 पर लिखें सबसे पहले CBC। CBC में क्या देखेंगे आप लोग, अनीमिया को रूल आउट करेंगे। इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस होगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होगा TLC रेज मिलेंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ठीक है, रेज मिलेंगे क्या आपको TLC, ठीक है, TLC रेज मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे हम। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, ठीक है। पेशेंट किस में होगा, हाइपोकैलिमिया में होगा। डायरिया में क्या होता है, पेशेंट हाइपोकैलिमिया में जाता है, ये देखना आप लोगों ने। इसके बाद नंबर 2 पर स्टूल कल्चर करवाएंगे, स्टूल कल्चर, ठीक है, स्टूल कल्चर हो गया। नंबर 3 पर स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाएंगे, स्टूल एंटीजन टेस्ट, ठीक है, स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, ये लिख लें स्टूल एंटीजन टेस्ट, ठीक है। ये 3 टेस्ट हो गए, पहला CBC और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद स्टूल कल्चर और स्टूल एंटीजन टेस्ट। और इसके अलावा और लिखें, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नंबर 4 इस पर लिखें ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में हम क्या देखेंगे, टाइफाइड को रूल आउट करेंगे, ठीक है, टाइफाइड में भी डायरिया होता है, ठीक है, ब्लड कल्चर ये हो गया।
इसके बाद 5 नंबर पर देखें, एंडोस्कोपी प्लस बियोप्सी, एंडोस्कोपी प्लस बियोप्सी, ठीक है। क्रोनिक डायरिया में एक और चीज़ ऐड कर लें, सीलिक डिजीज़, एंडोस्कोपी प्लस बियोप्सी, ठीक है। ये किस लिए कर रहे होंगे हम, ये सीलिक डिजीज़ को देखेंगे इसमें, और इसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस वगैरह है, ठीक है। ये चीज़ें हम रूल आउट करने के लिए, इसके अलावा विपल डिजीज़ है, उसको रूल आउट करने के लिए हम क्या करें, एंडोस्कोपी प्लस बियोप्सी, क्योंकि ये सारे पेशेंट डायरिया के साथ आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। टेस्ट सीबीसी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड कल्चर, ब्लड स्टूल एंटीजन टेस्ट, ब्लड कल्चर और एंडोस्कोपी प्लस बियोप्सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये टेस्ट आप लोगों को सबने लिख लिए। सर स्टूल एंटीजन टेस्ट किस लिए करेंगे, ये इसमें इसका क्या एंटीबॉडीज, फंक्शन होगा? इसमें एंटीबॉडीज देखेंगे, ठीक है सर। ठीक है। एंटीजन इसमें और एंटीबॉडीज एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी, और एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी में सीलिक डिजीज और सीलिक विपल डिजीज, सिस्टिक फिब्रोसिस। वैसे सिस्टिक फिब्रोसिस का जो मेन टेस्ट होता है स्वेट टेस्ट होता है, लेकिन उसमें भी वो हो जाता है, क्योंकि अब वो जो सिस्टिक फिब्रोसिस होती है उसमें म्यूकस सील क्लियरेंस ही नहीं होती, ठीक है। विपल डिजीज और सीलिक डिजीज, विपल डिजीज और एक साथ रह गई है। सीलिक विपल यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद डायरिया का हमने पढ़ा, इसकी टाइप पहले, उसके बाद उसके काजेज, उसके बाद उसके सिम्टम्स और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन। अब क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप लोग याद रखना, सबसे पहले मैनेजमेंट में सिंपल थोड़ा सा देख लें। मैनेजमेंट में लिखें सबसे पहले, ठीक है, ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट देखें। इसमें लिखें सबसे नंबर 1 पर डायरिया में ट्रीट, ठीक है, डिहाइड्रेशन, सबसे टॉप पर ट्रीट डिहाइड्रेशन नंबर 1। नंबर 2 पर आप लोगों ने क्या लिखना है, एंटीबायोटिक्स। नंबर 3 पर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। सर जिंक जो है वो डायरिया भी करवा सकता है? नहीं, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम जिंक दे रहे हैं, ठीक है। मेन ट्रीटमेंट लिखें, ट्रीट द डिहाइड्रेशन विद ORS एंड IV फ्लूइड्स, ट्रीट डिहाइड्रेशन विद IV फ्लूइड्स एंड ORS, एंटीबायोटिक्स, जिंक सल्फेट। नंबर 4 पर लिखें मदर फीडिंग, मदर फीडिंग, ठीक है। 4 चीज़ें लिखें डायरिया के ट्रीटमेंट में। सबसे पहले ट्रीट द डिहाइड्रेशन विद ORS एंड IV फ्लूइड्स। नंबर 2 एंटीबायोटिक्स। नंबर 3 जिंक सल्फेट। नंबर 4 मदर फीडिंग। 4 चीज़ें लिखी हैं आप लोगों ने किसमें, मैनेजमेंट में। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, सबने लिख लिया। रिमूव करूँ? जी सर। इसके बाद लिखें अब जो एग्जामिनर आप लोगों से वैवा पूछेगा वो इस बात का पूछता है, जब हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करते हैं डायरिया में तो कौन से प्लान इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 प्लान इस्तेमाल होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। प्लान ए उनमें करते हैं जिनमें कोई डिहाइड्रेशन नहीं होती बच्चों में। प्लान बी उनमें करते हैं जिनके अंदर सम डिहाइड्रेशन या मॉडरेट डिहाइड्रेशन। प्लान सी उनमें करते हैं जिनमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें प्लान ए। ये एग्जामिनर आप लोग वैवा पूछ सकता है प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। प्लान ए देखें, इसमें क्या होगी, नो डिहाइड्रेशन। आपने कहना है उन पेशेंट में हम प्लान ए करेंगे जिनके अंदर कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगी, कोई ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स ही नहीं होंगे, ओके। इसके बाद हमने देना क्या इसमें, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं। तो ये देते कैसे हैं, एक साशा होता है, उसको हमने 1 लीटर पानी में डालना है और फिर हमने उसी को देना है बच्चे को। तो देखें कैसे देते हैं। इफ़ उसकी एज अगर है लेस देन 2 ईयर, ठीक है, बेबी की लेस देन 2 ईयर, तो 50 to 100 ml आफ्टर ईच स्टूल। हर स्टूल के बाद हमने 50 से 100 ml तक का बेबी को देना है, ठीक है। अगर उसकी एज लेस देन 2 ईयर है, मोर देन 2 ईयर एज है, फिर उसका क्या है 100 to 200 ml आफ्टर ईच स्टूल।
वही पानी ORS वाला आप लोगों ने 100 से लेकर 200 तक हर स्टूल के बाद देना है, ठीक है, अगर उसकी एज 2 साल से ज़्यादा है, 5 साल तक। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पहले आप लोगों ने ORS दिए, दूसरे नंबर पर आप लोग कंटिन्यू फीडिंग कंटिन्यू करवाएंगे। नंबर 3, व्हेन टू रिटर्न, कब वापस आना है आपने। तीसरे नंबर पर कम आफ्टर 5 डेज़, ठीक है, 5 दिन बाद। इफ़ समटाइम गेट वर्स देन रिटर्न इमीडिएटली, अगर सिम्टम जो बेबी को आ रहे हैं, ठीक है, स्टूल का लूज स्टूल आ रहा है, ठीक है, डर है या डिजेंट्री है, जो भी है, अगर उसमें डिहाइड्रेशन नहीं है, अगर उसको ये कहें आप कि आपने ये ORS पिलाना है, मदर फीडिंग कंटिन्यू रखनी है और आपने 5 दिन बाद आना है, अगर बेबी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन की अलामात आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपने इमीडिएट वापस आना है, ठीक है, ये कहना है आपने। यहाँ तक क्लियर। प्लान बी, अब प्लान बी में सम डिहाइड्रेशन, उन बेबी में करेंगे जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन होगी, तो कैलकुलेट ORS अकॉर्डिंग टू वेट, गिव विद इन फर्स्ट 4 आवर्स, ठीक है, ये हम फर्स्ट 4 आवर्स में देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लिखें, रजिस्टर पर 75 ml मल्टीप्लाई वेट इन kg, ठीक है, जितना ml बनेगा उसको हमने पहले फर्स्ट 4 आवर में देना है। 75 ml मल्टीप्लाई वेट इन kg, ठीक है, इक्वल होगा ml के, जितनी ml बनेगा हमने कितना देना है उसको फर्स्ट 4 आवर में। फॉर एग्जांपल अगर बेबी का वेट है 8 kg, ठीक है, 75 ml, तो बेबी का वेट है 8 kg, ठीक है, तो ये बनेगा 600, ठीक है, हमने 600 पहले 4 घंटे में देना है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये फार्मूला लिख लें, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद आफ्टर 4 आवर्स रीसेस द चाइल्ड, 4 घंटे बाद आप लोगों ने दोबारा देखना, 4 घंटे में वो 600 ml आप लोगों को ORS दे दिया, फिर आप लोग रीअसेस करना चिल्ड्रन को कि उसमें डिहाइड्रेशन सिम्टम्स हैं या इम्प्रूव हो गए हैं, ठीक है। बिगेन ब्रेस्ट फीडिंग एट क्लिनिक पर ही आप लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है, ठीक है, ये स्टेप 3 था। और 4th स्टेप में गिव ORS फॉर होम के लिए भी आपने ORS देने हैं कि घर भी ऐसे आपने पिलाना है, और कैसे पिलाना है वो जैसे हमने स्टेप 1 में किया था, ठीक है, ये घर जब जाएगी तो ये फॉलो करेगी, ठीक है। अगर क्लिनिक पर थी तो फिर हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये प्लान बी था आप लोगों का, प्लान ए प्लान बी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इससे मज़ीद आसान नहीं हो सकता, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक से आसान करके लिखा गया है। इसके बाद प्लान सी देखें, इसमें क्या होता है। प्लान सी में सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होंगे, ये सारे सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या देना है, ORS तो दे नहीं सकते, अब बेबी इस कंडीशन में नहीं होगा कि वो इनटेक कर सके। फिर आप लोगों ने IV फ्लूइड्स, कौन सा IV फ्लूइड्स, रिंगर लैक्टेट, ठीक है, रिंगर लैक्टेट बेस्ट चॉइस होती है डेयरी में। इसके बाद ये देना कैसे, ये भी हम देते हैं एज के हिसाब से। इफ़ एज लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 to 2 ईयर तक है एज, ठीक है, एज अगर 1 to 2 ईयर है, फिर हम क्या देंगे 30 ml पर kg इन 1 आवर, देन 70 ml पर kg इन फर्स्ट 5 आवर्स, ठीक है। आप लोग ये याद रखना है, पहला 30 ml पर kg 1 घंटे में देना है, देन 70 ml जो है वो आप लोगों ने पर kg के हिसाब से अगले 5 घंटे में देना है, ठीक है। और एज अगर 2 to 5 ईयर है, 30 ml पर kg इन 30 मिनट्स, देन 70 ml पर kg नेक्स्ट 2.5 आवर, ठीक है, अगले 2.5 घंटों में देना है आप लोगों ने। एज के मुताबिक आप लोगों ने डिवाइड करना है। दोबारा देखें इसको थोड़ा सा, अगर उसकी एज लेस देन 2 ईयर है, ठीक है, लेस देन 2 है या 2 to 5 है, तो दोनों को हमने 30 ml और 70 ml के हिसाब से देना है। 30 ml पर kg इन 1 आवर, 70 ml पर kg इन 5 आवर्स, ठीक है। अगर 2 to 5 ईयर है, 30 ml पर kg इन 30 मिनट्स, 70 ml पर kg इन 2.5 आवर। मतलब एज ज़्यादा हुई, टाइम कम हो गया, एज कम थी, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई। यहाँ तक। इसके बाद IV फ्लूइड्स या रिंगर लैक्टेट। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, ORS देने। ORS कैसे देने हैं, यहाँ पर 5 ml पर kg पर आवर, 1 घंटे में जितनी बनेंगे ml, ठीक है, उतनी हमने 1 घंटे में देने। 5 ml, ठीक है, जैसे 5 ml है, बेबी का वेट 8 kg है, कितने बनेंगे
ठीक है, 40 ml, 1 घंटे में 40 ml आप लोगों ने पिलाना है बेबी को। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था आप लोगों का प्लान सी। इसके बाद आगे भी है इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्लान सी में आप लोगों ने आगे एंटीबायोटिक्स वगैरह जिंक सल्फेट तो देना है। देखें आप, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के इंडिकेशंस लिखें इन डायरिया। एंटीबायोटिक्स इंडिकेशंस इन डायरिया हेडिंग दें। सबसे पहला इंडिकेशंस लिखें, ब्लडी डायरिया हो, ट्रैवलिंग डायरिया हो। नंबर 1 ब्लडी डायरिया, ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग डायरिया हो। नंबर 3 लिखें, पुअर इम्यूनिटी हो, पुअर कम्युनिटी है, वहाँ से बेबी आया है, ठीक है, उसको डायरिया है। नंबर 4 पर लिखें, इम्यूनो कंप्रोमाइज बेबी, वो बेबी जिनमें HIV पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, HIV पॉजिटिव बेबी, इम्यूनो कंप्रोमाइज, ठीक है, या कीमोथेरापी या कैंसर के पेशेंट होते हैं, ठीक है, कार्सिनोमा वगैरह। सर ये हो गया ब्लडी डायरिया, ट्रैवलर डायरिया और पुअर कम्युनिटी। नंबर 4 सर। नंबर 4 है आप लोगों का इम्यूनो कंप्रोमाइज HIV पेशेंट। नंबर 5 लिखें, नंबर 5 इफ़ पॉजिटिव मैक्रोब्स, ठीक है, वो मैक्रोब जो कि आप लोगों ने डिटेक्ट किए स्टूल में, ठीक है, पॉजिटिव मैक्रोब्स, ठीक है, पॉजिटिव मैक्रोब जैसे कि वेब्रो कॉलरा या कोई साल्मोनेला आप लोगों ने डिटेक्ट किया ब्लड कल्चर में, स्टूल कल्चर में, फिर उसको आप लोगों ने ट्रीट करना है। एग्जामिनर आप लोगों से वह इस तरह लेगा, कहेगा डायरिया में एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, अगर देते हैं तो क्यों देते हैं, अगर नहीं देते तो क्यों नहीं देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप लोगों ने कहना है एंटीबायोटिक्स का डायरिया में कोई रोल नहीं है। इन्फेक्शियस डायरिया जब तक ना हो तब तक नहीं देना। इन्फेक्शियस डायरिया ज़्यादातर जो होता है बच्चों में वायरल होता है और वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, बस आप लोगों ने डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव नो रूल इन डायरिया, ठीक है, अनटिल हैविंग इंडिकेशन, ठीक है। अगर कुछ इंडिकेशंस हैं फिर हमने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देने हैं। कौन सा इंडिकेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं डायरिया में, इसलिए दे रहे हैं ब्लडी डायरिया हो, ट्रैवलिंग डायरिया हो, पुअर कम्युनिटी हो, इम्यूनो कंप्रोमाइज़ हो, या मैक्रोज पॉजिटिव आ गया ब्लड कल्चर में या स्टूल कल्चर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हैं इंडिकेशन। ये एग्जाम आप लोगों को वैसे पूछेगा, ठीक है। ये पिछली बार जो एनआरई बच्चे दे के उनसे मैंने पूछा है, यही चीज़ें पूछे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद देखें, अब देखें सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक्स, कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम डायरिया में दे सकते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन लिखें, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसकी डोज लिखें 10 to 15 mg पर केजी, ठीक है। इसकी डोज लिखें अपने रजिस्टर पर 10 to 15 mg पर केजी, लिख ली। नेक्स्ट लिखें सेफ्ट्रियाक्सोन की डोज। सेफ्ट्रियाक्सोन ये आप लोग सेफेलोस्पोरिन है, इसकी डोज लिखें। ये होता है 50 mg पर केजी पर डोज, ठीक है, पर डोज 50 mg पर केजी पर डोज। इसके अलावा लिखें मेट्रोनिडाजोल की भी सेम सेप्रो की तरह 10 to 15 mg पर केजी, ठीक है। ये भी लिख लें 10 to 15 mg पर केजी, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में वैवे में पूछते नहीं है डोज, लेकिन ये मैंडेटरी स्टेशन है, पूछ भी लें आप लोगों से तो आप लोगों को पता हो। जितनी अच्छा बताएंगे आप लोगों के मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, एग्जामिनर उतना ही आप लोगों से मुतासर होगा, ठीक है। इसके बाद देखें हमने क्या दिया है, एंटीबायोटिक्स। मैंने कहा और क्या लिखवाया था आप लोगों को, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि जिंक सल्फेट देंगे, ठीक है। जिंक सल्फेट का डायरिया में क्या रोल होता है। जिंक सल्फेट
लिखें, ठीक है। नंबर 4 पर जो आप लोगों ने लिखा है जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। ये जिंक सल्फेट होता है, ये आप लोगों का जब डायरिया होता है तो इंटेस्टाइन में डायरिया क्या करवाता है, ये जो एपिथीलियम, लाइनिंग एपिथीलियम होता है, लाइनिंग एपिथीलियम जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइनिंग एपिथीलियम को। जब हम ये जिंक सल्फेट देते हैं, ठीक है, जब हम जिंक सल्फेट देंगे, ये आप लोगों का लाइनिंग एपिथीलियम जो डिस्ट्रॉय हुआ होता है वो क्या होता है, रीजनरेट होता है, ठीक है, जिंक से। ये जिंक जो आता है ये इसको क्या करवाता है, रीजनरेट करवाता है लाइनिंग एपिथेलियम को, ठीक है। यही रोल है। एग्जामिनर आप लोग में पूछ सकता है जिंक क्यों दे रहे हैं, तो आप लोगों ने बताना है डायरिया में लाइनिंग एपिथेलियम डिस्ट्रॉय होती है इंटेस्टाइन में, तो इसलिए इसको रीजनरेट करने के लिए हम क्या देंगे, जिंक सल्फेट। इसकी डोज लिखें आप जिंक सल्फेट की, ठीक है, जिंक सल्फेट की डोज लिखें। जिंक सल्फेट नहीं भूलना, आप डायरिया की ट्रीटमेंट बता रहे हो, जिंक सल्फेट ना भूलना, ठीक है। लेस देन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ, ठीक है, या तो हो सकता है मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है, से 5 ईयर तक, ठीक है, 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक, या लेस देन 6 मंथ। तो इसमें जो डोज देंगे वो देंगे 10 mg, ठीक है, पर डे। इसमें कितना 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक कितना देंगे, 20 mg पर डे, ठीक है, 20 mg पर डे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो। इसकी डोज लिखें, लेस देन 6 मंथ तक तो 10 mg पर डे देंगे, अगर 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक एज है फिर हमने 20 mg पर डे के हिसाब से देना है। लिख ली साहब ने? जी सर। इसके बाद लिखें ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हमने पहले भी हेडिंग में लिख चुका है, ठीक, लिख लिया है, ठीक है। आप लिख लें, इसके साथ और ऐड चीज़ करें, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आप लोगों का सारा डायरिया हो गया। डायरिया का हमने क्या किया था शुरू में, उसकी टाइप अक्यूट क्रोनिक, फिर उसके काजेज़ पढ़े, फिर उसके सिम्टम्स देखे, फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के मुताबिक हमने फिर डायरिया का प्लान पढ़ा, ABC, ठीक है। सारा प्लान आप लोगों को आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने पढ़ाया सेम कॉपी पेस्ट करना है, सेम ही रट्टा लगाना है आप लोगों ने। कोई बात इसमें पूछनी हो पूछें, नेक्स्ट करते हैं। इसका कोई क्वेश्चन इसमें? नेक्स्ट देखें, फेब्राइल कन्वल्जन। फेब्राइल कन्वल्जन ये होता है बेबी को जब भी फीवर होगा वो फिट्स के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है, ये मैंडेटरी में आता है। जब मैंने एनएलई दिया था हमारे टाइम ये आया हुआ था फेब्राइल कन्वल्जन। इसकी हिस्ट्री लेनी थी, बाद में वो डिफरेंशियल डायग्नोज पूछ रहा था फेब्राइल फिट्स के, और बाद में वैक्सीनेशन पूछी। तो हम इसको करते हैं कैसे, हम वैवा देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी आनी चाहिए फेब्राइल फिट्स होते क्या हैं। तो देखें, फेब्राइल सीजर आर कन्वल्जन दैट अकर इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है, ये यंग एज में होंगे। देयर आर ट्रिगर्ड बाय फीवर, ठीक है, टिपिकली अबव 101 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी कि 38 से 0.3 डिग्री सेल्सियस होगा तब भी ये पेशेंट फीवर के साथ फिट्स डेवलप करेगा। फेब्राइल कन्वल्जन का मतलब होता है फीवर प्लस फिट्स। पहले फीवर होगा 101 पर, उसके बाद पेशेंट क्या करेगा, फिट्स डेवलप करेगा, ठीक है। इसको फेब्राइल कन्वल्जन कहते हैं। स्पेसिफिक एज है कोई? हाँ, एज मैं बताता हूँ, इसकी एज है, ऐसे तो नहीं होते ना, एज है इसकी, ये इसकी एज लिखें, फेब्राइल कन्वल्जन की एज लिखें 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक, ये नॉर्मल है 6 मंथ से लेकर, ठीक है, 5 ईयर तक। फेब्राइल फिट्स जो होते हैं आप लोग 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक होते हैं। अगर इसके बाद हो रहे हैं फिर आप लोगों ने क्या सोचना है, एपिलिप्सी को सोचना है, ठीक है। पहले आप लोगों ने 5 ईयर से पहले आप लोगों ने फेब्राइल फिट्स ही सोचने हैं। इसकी एज लिख ली आप लोगों ने। नेक्स्ट सिम्टम्स देखें क्या हो सकता है। जब भी बेबी आएगा तो किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियस और पासिंग आउट, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो सकता है उसका, ठीक है, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियस हो सकता है। इसके अनकंट्रोल कंट्रोलेबल शेकिंग होगी, ठीक है, झटके लग रहे होंगे पेशेंट को, कंट्रोल भी नहीं हो रहा होगा। आई रोलिंग होगी, ठीक है, आँखें ऊपर की तरफ होंगी। इसके अलावा रिजिड स्टिफ लिम्स होंगे, ठीक है, लिम्ब जो होंगे स्टिफ होंगे। ए फिट्स
लेस देन 15 मिनट्स इन वन डे एंड कॉन्शियस लेवल इंटैक्ट। पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं 15 मिनट से कम और दिन में एक बार पड़ते हैं, और कॉन्शियस लेवल भी क्या रहता है उसका, सही रहता है, झटके बस लग रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, सिंपल सीजर होते हैं। इफ फिट्स मोर देन 15 मिनट्स इन मल्टीपल टाइम इन ए डे, अगर एक दिन में 15 मिनट से ज़्यादा मल्टीपल टाइम किसी को फिट्स पड़ रहे हैं और अनकॉन्शियस हो रहा है, वो बेहोश भी हो रहा है साथ में, वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सीजर। ये दोनों आप लोग याद रखना कि कम्प्लेक्स सीजर क्या होते हैं, सिंपल सीजर क्या होते हैं। जो ये सीजर होते हैं ना, सिंपल सीजर, ये तो आप लोगों के आते हैं, इसमें फिब्राइल फिट्स हो गया आप लोगों का, एपिलिप्सी होगी, ठीक है, मेनिंजाइटिस वगैरह जैसे होता है, या सेरेब्रल मलेरिया है, ठीक है। अगर कम्प्लेक्स सीजर आ रहे हैं, ये फिर एसोसिएट करते हैं स्ट्रोक वगैरह के साथ, ठीक है। प्रोलॉन्ग कोई बड़ी क्रोनिक डिजीज़ होगी, ये उसके साथ कम्प्लेक्स सीजर एसोसिएट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, पेशेंट है फिट्स के साथ, फीवर की फिट्स की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले अगर फिट्स पड़ रहे हैं किसी भी पेशेंट को, हमने सबसे पहले टॉप पर रखते हैं वैसे एपिलिप्सी को, लेकिन इस वेज में हम सोचते नहीं है, तो इसको रूल आउट करने के लिए फिब्राइल फिट्स को और साथ में एपिलिप्सी को हम क्या करवाएंगे, ईईजी, जिसको हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। वैसे ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एपिलिप्सी के पेशेंट के, लेकिन हमने रूल आउट करना है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि जो एपिलिप्सी है तो यंग एज में भी डायग्नोज हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। सर ये सर ये फिब्राइल में सर ये डायज़ेपिम देते हैं। जी मैं बता रहा हूँ ना, आगे भी ट्रीटमेंट में आएंगे तो बताएंगे ना, ठीक है। अब लिखें, फिब्राइल फिट्स और किस चीज़ में आ सकते हैं आप लोगों के, सेरिब्रल मलेरिया, फिब्राइल फीवर विद फिट्स के 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप लोगों ने याद रखने, अपनी बुक पर लिखें, फिब्राइल विद फिट्स, ठीक है। सबसे पहले फिब्राइल कन्वल्जन नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आप लोगों ने सेरिब्रल मलेरिया लिखना है, सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। नंबर 3 पर आप लोगों ने क्या लिखना है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये 3 आप लोग याद रखें, फीवर विद फिट्स के साथ बेबी आएगा। इसके अलावा लिखें हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, ठीक है। ये वैसे फिट्स, अगर बेबी में फिट्स पड़ रहे हैं, फीवर नहीं बता रहे, फिर आप लोगों ने ये तीनों लिखने हैं। नंबर 4 पर फिर आ जाएं, ये तीनों लिख लें, फिर इसके बाद नंबर 4 पर आए, फिट्स इन बेबी। अगर बेबी में फिट्स पड़ रहे हैं तो क्या सोच सकते हैं, 3 वो पहले वाले लिखें, 4 पर लिखें हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, हेड ट्रामा, ठीक है, हेड बेबी गिर जाते हैं सामने बेबी, तो उसकी वजह से भी फिट्स पड़ सकते हैं। नंबर 5 पर लिखें ओटाइटिस मीडिया, ये अब आप लोग पूछें कि क्यों ओटाइटिस मीडिया फिट्स करवाता है। जो ओटाइटिस मीडिया होता है इसका कनेक्शन डायरेक्ट क्या होता है आप लोगों का, ऊपर होता है ब्रेन के साथ, तो ये क्या करता है, ब्रेन में एप्सिस करवाता है, सेरिब्रल एप्सिस करवाता है। ओटाइटिस मीडिया सेरिब्रल एप्सिस करवाता है, जिसकी वजह से बेबी को फिट्स पड़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री पहले ओटाइटिस मीडिया होगी, बाद में सेरिब्रल एप्सिस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिट्स। नंबर 6 पर लिखें एपिलिप्सी, ठीक है, एपिलिप्सी लिखें। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। 6 मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाए हैं किसके, फिट्स के, फिट्स इन बेबी। दोबारा सुने, सेरिब्रल मलेरिया, इसके साथ मेनिंजाइटिस, फिब्राइल कन्वल्जन, हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, ओटाइटिस मीडिया, एपिलिप्सी, ठीक है। ये 6 चीज़ें हो गई आप लोगों की। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ट्रीटमेंट में आना है, फिट्स की ट्रीटमेंट। तो इसमें ट्रीटमेंट में आप लोगों ने मेन जो ट्रीट करना होता है वो फीवर को ट्रीट करना होता है, क्योंकि मेन काज फिट्स का क्या है, फीवर ही है। फीवर को ट्रीट करेंगे, फिट्स सेटल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में पैरासीटामोल लिखें, फीवर हो पैरासीटामोल देंगे, और इसकी डोज लिखें 15 mg पर kg, 15 mg पर kg, ठीक है। ये इसकी डोज है पैरासीटामोल की, ठीक है, बच्चों के अंदर। यहाँ तक हो गया। इसके बाद लिखें, इसके बाद
आप लोगों ने बच्चों में जो फिट्स पढ़ते हैं उनमें आप लोगों ने ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देना होता है फेनिटोइन। ठीक है, फेनिटोइन को ट्रीट करेंगे उनकी वो लिखें, फेनिटोइन की डोज लिखें। ड्रग ऑफ चॉइस एंड फिट्स इन न्यूनेट, न्यूनेट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फेनिटोइन है। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फेनिटोइन है। ठीक है, फेनिटोइन, इसकी डोज लिखें 10 to 15 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। ठीक है, 10 to 15 mg पर केजी, ये लिख लें। ये ड्रग ऑफ चॉइस है न्यूनेट में सीजर या फिट्स के अंदर। इसके बाद फिनोबार्बिटोल, अगर वो अवेलेबल नहीं है फेनिटोइन, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या देना है? फिनोबार्बिटोल। इसकी डोज जो है वो भी सेम है 10 to 15 mg पर केजी। ठीक है, 10 to 15 mg। ठीक है, ये भी सेम है mg पर केजी। ठीक है, पर केजी, ये लिख लें। और इसके बाद अगर आप लोगों के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी में बैठे हैं, कोई पेशेंट फिट्स के साथ है, इमरजेंसी में फिट्स में, आप लोगों ने डियाज़ेपाम देना है। ठीक है, इंजेक्शन डियाज़ेपाम। ठीक है, डियाज़ेपाम देना है आप लोगों ने। ठीक है, ये देना है। इसकी जो डोज होती है वो कितना होती है? इसकी डोज होती है 5 to 10 mg। ठीक है, ठीक है, ये अडल्ट में। आप लोगों ने बच्चों के अंदर कितना देना है? 1 to 2 cc देनी है। ठीक है, 1 से लेकर 2 cc। ये ऑलमोस्ट कितना बनेगा आप लोगों का? 0.5 mg पर केजी के हिसाब से फिर देंगे हम। बच्चों में तकरीबन ये 3 या 4 mg बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देंगे। जस्ट आप लोगों ने इसका ये याद रख लें, इंजेक्शन डियाज़ेपाम इमरजेंसी में देंगे तो ये इसकी जो डोज होते हैं 5 to 10 mg होता है, और बच्चों में देंगे 0.5 mg पर केजी के हिसाब से। 1 to 2 cc बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ सर 0.2 mg पर केजी नहीं देते? ये 0.2 है, ये 0.5 है, देख लें, कन्फर्म कर लें इसको थोड़ा सा। 0.2 है सर। 0.2, ठीक है, सारे लिख लें। ठीक है, जो डियाज़ेपाम है इसकी डोज जो है वो है 0.2 mg पर केजी। ठीक है, पर केजी। ठीक है, तो ये 1 to 2 cc तक देते हैं बच्चों में। इसके बाद एक और चीज़ होती है काउंसलिंग, नंबर 3 पर आ जाती है। आप लोगों ने फिट्स को कंट्रोल कर लिया, फीवर को कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक चीज़ है काउंसलिंग। ये तो 5 साल तक रहेगा। अब अगर फेब्रिल कन्वल्जन है ये तो 5 ईयर तक रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर 5 ईयर के बाद फिर हम एपिलेप्सी सोच सकते हैं, उसके बाद ही हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखें, अगर हम काउंसलिंग नहीं करेंगे तो पेशेंट बार बार आएगा, वो पुअर कंप्लाइंस के साथ आएगा, कंट्रोल में नहीं रखेगा ख़ुद को। तो सबसे पहले आप लोग काउंसलिंग ज़रूर करनी है। तो अटेंडेंट को बताना है कि ये जो फिट्स इसको झटके पड़ रहे हैं, ये बुखार की वजह से पड़ रहे हैं, ये 6 महीनों से लेकर 5 साल तक ये नॉर्मल हैं बच्चों में, उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, बस बच्चे को जब भी बुखार हो सबसे पहले बुखार का इलाज करवाना है आपने। ठीक है, या कोई सिरप कोई दवाई दे देनी है, ये बातें बतानी है आपने। ठीक है, ये आप लोगों को क्या होगा? फेब्राइल कन्वल्जन। यहाँ तक के जो आप लोगों से एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा, कहेगा फेब्राइल कन्वल्जन क्या हो सकता है। ठीक है, इसकी एज क्या है, किस एज में हो सकता है, इसमें आप लोगों से पूछ सकते हैं इसमें सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, फिर पूछ सकता है सिंपल सीजर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सीजर क्या होते हैं, या तो आप लोगों से पूछेगा फिर इन्वेस्टिगेशन क्या है। ठीक है, पिछली बार इन्वेस्टिगेशन पूछी बच्चों से, बच्चों को ये इन्वेस्टिगेशन का नेम नहीं आता था। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप लोगों से पूछेगा इसकी ट्रीटमेंट बताओ, फिर पूछेगा आप लोगों से फीवर विद फिट्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ, या पूछेगा बच्चों के अंदर फिट्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ। जितनी मैंने 5-6 लिखवाए हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सारा क्लियर हो गया आप लोगों को? ये आगे करें? जी सर। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, ये आप लोगों का लास्ट टाइम मैंडेटरी स्टेशन में आया था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम।
एक एनआरआई हुआ था पहले, उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हिस्ट्री दी हुई थी कि हिस्ट्री लें मदर से। एक इसके बाद में एक केस दिया हुआ था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। केस भी दे सकते हैं, हिस्ट्री भी दे सकते हैं, वह भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो बैठे हैं क्योंकि एग्ज़ामिनर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने उसके मुताबिक ही तैयार रहना है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप लोगों को पता है, पहले भी पढ़ा हुआ स्टेप 1 में, वही प्रोटीन का लॉस होता है इसमें मोर देन 3.5 ग्राम। तो सबसे पहले देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीनूरिया मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। प्रोटीन याद रखनी है, मोर देन 3.5 ग्राम होने चाहिए। अगर लेस देन 3.5 है फिर वो नेफ्रेटिक में जाएगा, ठीक है। इसके बाद हैपो अल्ब्यूमिनीमिया होता है, इसमें अल्ब्यूमिन भी कम हो जाती है, प्रोटीन का लॉस होता है, अल्ब्यूमिन खुद प्रोटीन है तो ये भी लॉस हो जाती है। इसके बाद एडिमा, क्योंकि प्रोटीन है नहीं, प्रोटीन होगी तो अनकोटिक प्रेशर बनेगा, अनकोटिक प्रेशर नहीं बनेगा तो एडिमा डेवलप करेगा। इसके बाद हाइपर लिपिडीमिया होगा, ठीक है। हाइपर लिपिडीमिया होता है, प्रोटीन होती नहीं है, फिर पेशेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हाइपर लिपिडीमिया में जाता है। इट रिजल्ट फ्राम इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। हमारे जो ग्लोमेरुलस है, इसमें एक बैरियर लगा होता है जिसमें को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स, ठीक है, एक होता है पोडोसाइट, और इसके अलावा क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये एक बैरियर होता है, जैसे हम फिल्टर कहते हैं, जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं ना, ये एक फ़िल्टर लगा होता है। जो प्रोटीन वगैरह होती हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकती, ठीक है, इन चीज़ों से पास नहीं होगी। बाकी आप लोग का जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन वगैरह, वो पास हो जाता है। आप लोगों को प्रोटीन वेस्ट नहीं होती, वो क्या हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है, ठीक है। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, आप लोगों का ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है, इसमें परमेबिलिटी आती है, ठीक है, इसमें चेंजेस आती हैं, इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, फिर ये फ़िल्टर करने छोड़ देता है, ठीक है। वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये मसला हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी कंडीशंस भी होती हैं, सेकेंडरी कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। तो अब लिखें काजेज़ ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्राइमरी काज लिखें, फिर सेकेंडरी काज, दो हेडिंग दें। ये नेफ्रेटिक नहीं है, नेफ्रोटिक है, ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। नेफ्रेटिक नहीं है, ये नेफ्रोटिक है, गलती को छोड़ें, इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने करेक्ट कर लिया, ये नेफ्रेटिक ना समझना, नेफ्रोटिक है। इसके बाद प्राइमरी काज लिखें, सबसे पहले प्राइमरी काज, उसके बाद लिखें सेकेंडरी काज। प्राइमरी काज लिख कर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्या हो सकते हैं, सबसे पहले इडियोपैथिक, इडियोपैथिक, ठीक है, इडियोपैथिक नंबर टॉप पर लिखें। इसके बाद लिखें मिनिमल चेंज डिजीज़, मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है, MCD मीन मिनिमल चेंज डिजीज़। इसके बाद लिखें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके बाद लिखें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसके बाद लिखें मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, MPGN। दोबारा सुने, प्राइमरी में एडियोपैथिक आ गया एक, इसके बाद मिनिमल चेंज डिजीज़, इसके बाद फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके बाद मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस, इसके बाद आ गया मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, MPGN, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारी क्या करवाती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाती है, ठीक है। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन काज नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या है, मिनिमल चेंज डिजीज़। अडल्ट में मोस्ट कॉमन काज क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद लिखें सेकेंडरी काज, लिखें आप सेकेंडरी काज में सबसे पहले लिखें, ये सेकेंडरी काज है, नंबर 1 डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है। नंबर 2 पर लिखें SLE, ठीक है, SLE नेफ्राइटिस, ठीक है। SLE क्या कराता है, आप लोगों को नेफ्राइटिस काज करवा सकता है, ठीक है। नंबर 3 पर लिखें एमेलोडोसिस, एमेलोडोसिस, एमेलोडोसिस,
ये क्या होते हैं आप लोगों के बीटा प्लेटेड प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के अंदर अल्फ़ा प्लेटेड प्रोटीन होते हैं जिनको बॉडी ईजिली क्या कर सकती है, यूटिलाइज़ कर सकती है। अगर कोरोना को इन्फेक्शन होता है जैसा कि CKD के पेशेंट होते हैं या कोई कैंसर के पेशेंट, अल्फ़ा प्लेटेड प्रोटीन आप लोग बीटा प्लेटेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एमेलोडोसिस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंडरी में डायबिटिक हमने पढ़ा है, एसिलिनेफ्राइटिस पढ़ा है, एमेलोडोसिस पढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ें सेकेंडरी काज हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लिख लिया आप लोगों ने। अब आगे देखें, और अब सिम्टम्स लिखें इसके। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स लिखें। सिम्टम्स बेबी क्या क्या सिम्टम्स लेकर आएगा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, पैडल एडिमा होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकता है, सम टाइम हो सकता है अगर इफ्यूजन हुई है, लेकिन इतनी डीप ना जाए आप। अभी पेरीऑर्बिटल एडिमा, पैडल एडिमा लिखें, सिंपल लिखें। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, प्रोटीनूरिया होगा। ठीक है, प्रोटीनूरिया होगा। प्रोटीनूरिया जब होगा तो यूरिन में झाग बनेगी। ठीक है, तो ये देखें। इसके अलावा UTI का रिस्क होता है। ठीक है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है। ठीक है, ये सारे काजेज हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है आप लोग, फैटीग हो सकता है, ओरल इंटेक डिक्रीज हो सकता है। और इसके अलावा लिखें ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। ठीक है, फीडिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके बाद लिखें अब इन्वेस्टिगेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इन्वेस्टिगेशन, न्यू हेडेक दें। इन्वेस्टिगेशन लिखें, सबसे पहले रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे नंबर 1 पर। रेनल फंक्शन टेस्ट में आप लोगों ने क्या देखना है, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया को। ठीक है, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया RFTs में। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है इसमें, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, UCE, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। ठीक है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन इसको कहते हैं UCE, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। इसमें हम प्रोटीन को देखेंगे, प्रोटीन मोर देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, मोर देन 3 ग्राम पर डे होगी। ठीक है, प्रोटीन जो होगी। इसके अलावा लिपिड यूरिया होगा। ठीक है, कि लिपिड का भी आप लोगों को लॉस मिलेगा। ठीक है, यूरिन में लिपिड भी आएगी। इसके अलावा आप लोगों को क्या मिलेगा, यूरिन में झाग होगी। ठीक है, वो तो हिस्ट्री दे रहा होगा, लेकिन यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में आप लोगों को प्रोटीनूरिया मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन का लॉस हो रहा होगा। इसके अलावा और नंबर 3 पर लिखें सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन। नंबर 4 पर लिखें लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे आप लोग, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में क्या मिलेगा, हाइपरलिपिडीमिया मिलेगा, हाइपरलिपिडीमिया मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद 4 हो गए, 5वां लिखें रेनल बियोप्सी, रेनल बियोप्सी। ठीक है, नंबर 5 पर रेनल बियोप्सी। ठीक है, पहले हमने RFTs करवाए जिसके अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन देखें। उसके बाद नंबर 2 पर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाएंगे। इसमें हम प्रोटीनूरिया वगैरह देखेंगे, यूरिन एनालिसिस चेक करेंगे, लिपिडूरिया वगैरह देखेंगे। और नंबर 3 पर सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन की नॉर्मल लिखें वैल्यू 3.5 से लेकर 5.5, 3.5 से लेकर 5.5। ठीक है, ये नॉर्मल जो इसके 3.5 से लेकर 5.5 है, ये नॉर्मल एल्ब्यूमिन होता है। अगर लेस देन 3.5 है फिर हम क्या बोलेंगे, हैपो एल्ब्यूमिनीमिया।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा 4 नंबर पर लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हमने क्या देखा था, हाइपरलिपिडीमिया होगा। इसके बाद हमने 5 नंबर रेनल बियोप्सी कराई है। रेनल बियोप्सी में हमने जो जो बीमारियां पढ़ी हैं, मिनिमल चेंज डिजीज़ पढ़ी है, उसमें क्या होगा, डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, लिखें इसको। रेनल बियोप्सी में हम मिनिमल चेंज डिजीज़ को जो अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, नंबर 2 पर लिखें। इसके बाद मिनिमल चेंज डिजीज़ के बाद हमने क्या पढ़ा है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, सिगमेंटल स्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है। जो टिश्यूज़ वगैरह हो तो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टेफ हो जाते हैं, ये लिखें, सिगमेंटल स्क्लेरोसिस हो जाती है। इसके बाद और डिजीज़ हमने पढ़ी थी मेम्ब्रेनस सर नेफ्रोपैथी, दोबारा रिपीट। ये लिख लिया, ये इन्वेस्टिगेशन लिख लिया। आगे आप लोगों को रेनल बियोप्सी करवाता हूँ दोबारा, ये ख़त्म कर दूँ, लिख लिया सब ने। देखें सर लिख लिया। हमने रेनल बियोप्सी करनी है, इसमें क्या देख सकते हैं, ठीक है, रेनल बियोप्सी, ठीक है। रेनल बियोप्सी में लिखें अब रेनल बियोप्सी नंबर 1 मिनिमल चेंज डिजीज़ के बारे में। इसमें क्या देखेंगे आप, डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, ठीक है, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, ठीक है, ये मिलता है आप लोगों को, डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट। ये मिनिमल चेंज डिजीज़ जब हम बियोप्सी लेंगे वहाँ पर मिलेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा है, FGS फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो उसमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस या नेफ्राइटिस, इसमें क्या होगा, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस होगी नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। टिश्यू जो होंगे वो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मिलेगी, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस मिलेगी इसमें। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, स्पाइक एंड डोम अपैरेंस, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने स्टेप 1 में, स्पाइक एंड डोम अपैरेंस, ठीक है, स्पाइक एंड डोम अपैरेंस। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद लिखें, हमने और पढ़ा था मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर वो है तो उसको हमने रेनल बियोप्सी में कैसे देखना है, ठीक है, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम रेनल बियोप्सी में, ट्रैम ट्रैक अपैरेंस, ट्रैम ट्रैक अपैरेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया, सब ने लिख लिया है, कोई पॉइंट मिस तो नहीं। आगे देखिए, ये हो गया आप लोगों का सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह। इसके बाद देखिए, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन जब करेंगे आप लोग, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या मिलेगा आप लोगों को, कार्डियोवैस्कुलर सबसे पहले करेंगे, पाल्पिटेशंस मिलेगी। पाल्पिटेशंस में ये होता है कि पेशेंट टैकीकार्डिया में होता है, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस होती है, ब्रेथलेसनेस, इसमें यह होता है पेशेंट SOB के साथ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। क्यों, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। रेस्पिरेटरी काज में कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, वही प्लूरल फ्यूजन डेवलप होगा, एडिमा होगा। एडिमा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रोटीन या अनकोटिक प्रेशर बन रही है, थर्ड स्पेस में सारा का सारा फ्लूइड अक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, GIT में नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया की हिस्ट्री होगी पेशेंट की, ठीक है। नेफ्रोटिक में ये चीज़ें होंगी, तो लेनी की एपिथेलियम डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, नेफ्रोटिक में। और एडिमा बन रहा है, फ्लूइड की सही तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो सारा का सारा फ्लूइड का लॉस होगा, डायरिया की सूरत में निकलेगा। इसके बाद क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल लिथार्जी होगी, लिथार्जी एंड कन्फ्यूजन। लिथार्जी में क्या होता है, लिथार्जी में पेशेंट क्या होता है, लिथार्जी में लिखें, पेशेंट ड्रॉजी होता है, ठीक है, ड्रॉजी, और साथ में क्या होता है, अल्टर स्टेट ऑफ होती है, ठीक है, उसकी स्टेट जो होती है अल्टर स्टेट होती है, ऐसे लगता है कि पेशेंट बेहोश है और नींद में है, ठीक है, पेशेंट नींद में होता है और आधा बेहोशी की हालत में होता है, इसको लिथार्जी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। इसके अलावा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, पेशेंट कन्फ्यूज होता है, उसको पता नहीं होता कहाँ पर है,
ठीक है, ये आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन में ये मिलेगा। ठीक है, किस चीज़ का एग्जामिनेशन? जब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर में पाल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, ओवरलोड की वजह से। इसके अलावा रेस्पिरेटरी में आप लोगों को प्लूरल इफ्यूजन होगी तो उसके सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डायरिया मेन आएगा। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में लिथार्जी और कन्फ्यूजन आएगी। ये सारी चीज़ें एग्जामिनर आप लोग से में पूछ सकता है। ठीक है, जो सिम्टम्स हमने पहले पेरिऑर्बिटल एडिमा, पेडल एडिमा, ठीक है, वो सारे जो पढ़े हैं ना, अब ये और वो सारे साथ मिला लें। अब मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अब आंखें खोल ली हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट करने लगे हैं, एक एक चीज़ की ट्रीटमेंट अलग करेंगे। सबसे पहले साल्ट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, प्रिवेंट एडिमा वर्सनिंग। साल्ट और फ्लूइड का क्या ताल्लुक होता है एडिमा के साथ? पहले एडिमा डेवलप हो रहा है, अनकोटिक प्रेशर है नहीं, जितनी फ्लूइड देंगे उतनी अक्यूमुलेट होता जाएगा थर्ड स्पेस में, जैसे कि प्रिकोडियम है, प्लूरल इफ्यूजन है, जैसे प्लूरो में आ जाएगा। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। ठीक है, और साल्ट भी वही, साल्ट देंगे कि सोडियम इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कि सारा का सारा फ्लूइड क्या होगा फिर एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा हो जाएगा। पहले भी एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड ज़्यादा है। ठीक है, हमने कोशिश करनी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में भेजें। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? डाईयूरेटिक्स, बहुत बड़ा रोल होता है नेफ्रोटिक में डाईयूरेटिक्स का। कहीं भी एडिमा डेवलप हो रहा है, ड्रग बच्चे अगर पूछें तो आप लोगों ने क्या बताना है? डाईयूरेटिक्स, एक्सेप्ट एसेटीज़। एसेटीज़ में हम देते हैं स्पेनोलैक्टोन। ठीक है, डाईयूरेटिक्स फ्यूरोसिमाइड, क्योंकि प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट है, प्लूरल फ्यूजन हो रही है, और इसके अलावा ओवरलोड में जा रहा है पेशेंट, फ्यूरोसिमाइड देंगे। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का? लूप डाईयूरेटिक है। फ्यूरोसिमाइड क्या है आप लोगों का? लूप डाईयूरेटिक है। इसके अलावा स्पेरोनोलैक्टोन, ठीक है, ये पोटाशियम स्पेरिंग डाईयूरेटिक है। ये आप लोग स्पेरोनोलैक्टोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेप 1 गैंग को मेस्टिया करवाता है ये। ठीक है, तो ये एसेटीज़ के लिए दे रहे होते हैं। ठीक है, और ये किस लिए दे रहे होते हैं? प्लूरल इफ्यूजन की वजह से, प्लूरल इफ्यूजन में। और इसके अलावा ओवरलोड को कम करने के लिए फ्यूरोसिमाइड देंगे। इसके अलावा ये दोनों क्या करें? रिड्यूस करवाएंगे एडिमा को। यहाँ तक क्लियर हो कि दो चीज़ें आप लोगों ने लिखनी ट्रीटमेंट में। थर्ड चीज़ लिखें आप, हमने क्या करवाना था? प्रोटीनूरिया को कवर करवाना होता है कि प्रोटीन का लॉस ना हो, कम से कम हो। ठीक है, उसमें हम क्या देंगे? उसमें हमने क्या करना है? हाइपरटेंशन कंट्रोल करवाएंगे। ठीक है, कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो तो उसको हमने कंट्रोल करवाना है। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन बैरियर है उसमें परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुए उसको हमने कंट्रोल करवाना है। उसके लिए हम क्या देंगे? उसके लिए ऐसी चीज़ दें जो कि अल्डोस्टेरोन को क्या कर दे? सप्रेस कर दे। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या देना है? एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिनके अंदर कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल, ड्रग्स के नेम लिख लें, कैप्टोप्रिल, लेसिनोप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल, इसके अलावा लेसिनोप्रिल। ठीक है, लेसिनोप्रिल लिख लें इसको, ये दोनों ड्रग्स लिख लें। और भी हैं लेकिन ये दो तो कम से कम याद हों आप लोगों को। इसके बाद आगे लिखें ARBS, एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो उसमें आप लोग कौन सी ड्रग याद रखेंगे? टेलमीसर्टान, वेलसर्टान। ठीक है, एक तो याद रखें टेलमीसर्टान, SARTAN, टेलमीसर्टान। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे नंबर वेलसर्टान। ठीक है, वेलसर्टान। ये सारी चीज़ें आप लोग स्टेप 1 में पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि नेफ्रोटिक में क्या क्या देंगे। ठीक है, पढ़ी हुई हैं लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी है। ये सारा मैंडेटरी में आता है और एक एक चीज़ एग्जामिनर पूछता है, क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ठीक है, और पूछेगा। फिर स्टैटन्स, हाइपरलिपिडीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने क्या देना है? स्टैटन्स। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है स्टैटन्स। इसमें आप लोगों ने कौन सी ड्रग याद रखनी है? अटोरवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन। ठीक है, अटोरवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन। उसके अलावा रुसवास्टैटिन, रुसवास्टैटिन।
ये लिख लें दोनों ड्रग, अटोरोस्टैटिन या रोसुवास्टैटिन, ठीक है, दोनों ड्रग्स आप लोगों को आनी चाहिए। ये है पिलर लिपिडीमा को ट्रीट करते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। इसके अलावा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देते हैं, अगर एग्जामिनर आप लोगों से पूछे तो वो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्टेरॉइड्स। सबसे पहले आप देखें मिनिमल चेंज डिजीज़ की ट्रीटमेंट लिखिए। मिनिमल चेंज डिजीज़ की ट्रीटमेंट क्या है? स्टेरॉइड है, ठीक है, स्टेरॉइड्स। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? स्टेरॉइड्स प्लस इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट, जिसके अंदर एज़ैथियोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट आते हैं। लिख लें दोनों ड्रग, एज़ैथियोप्रिन, ठीक है, एज़ैथियोप्रिन, और इसके अलावा कौन सा आ सकता है? मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट, दोनों लिख लें, एज़ैथियोप्रिन और मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल करें? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को ट्रीट करने के लिए। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने लिख ली हैं, मिनिमल चेंज डिजीज़ और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। इसके बाद थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? थर्ड चीज़ हमने पढ़ी थी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें हम स्टेरॉइड्स प्लस इनफ्लिक्सीमैब, इनफ्लिक्सीमैब, ठीक है, ये बायोलॉजिकल एजेंट है, ठीक है। अब लिखें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशन। एग्जामिनर ये भी पूछता है कॉम्प्लिकेशन बताएं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा आप लोगों का? थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा था। कौन सी? एंटी थ्रोम्बिन 3, एंटी थ्रोम्बिन जो 3 है आप लोगों के, इसमें एक प्रोटीन है, प्रोटोनूरिया हो रहा है तो ये प्रोटीन लॉस होती है, ठीक है। पेशेंट को क्या होंगे? थ्रोम्बोसिस होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसिस, जिसके अंदर डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। नंबर 2 पर लिखें इन्फेक्शन क्यों होंगे? क्योंकि सीरम IgG जो है ये प्रोटेक्टिव होती है इन्फेक्शन के खिलाफ, लेकिन ये भी एक प्रोटीन है, ये भी प्रोटोनूरिया के साथ लॉस हो जाती है, इसलिए पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है, सीरम IgG के लॉस होने से, ठीक है। नंबर 3 पर लिखें AKI एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, ठीक है। नंबर 4 पर लिखें CKD में पेशेंट जा सकता है, ठीक है। कैसे? एंड स्टेज रेनल डिजीज़ होगी। पहले पेशेंट को AKI हुआ, उसको सेटल नहीं किया या सेटल हुआ नहीं है तो एंड स्टेज रेनल डिजीज़ हुआ, अगर वो भी सेटल है फिर आपका पेशेंट CKD में जाएगा, ठीक है। इसके 4 कॉम्प्लिकेशन आप लोगों ने लिख लिए। ये एग्जामिनर अगर पूछे वैवा में तो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमने पढ़ा है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखिए, उसमें क्या होता है? प्रोटीन का लॉस होता है। उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी काज पढ़े, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमने उसके सिम्टम्स पढ़े, उसके बाद हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने सिस्टमिक एग्जामिनेशन किया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बाकी सिस्टम पर भी इसका असर हो सकता है। उसके बाद हमने क्या किया? उसकी मैनेजमेंट देखी है। मैनेजमेंट के बाद हमने क्या देखा है? उसके कॉम्प्लिकेशन को देखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को सबको? अब आगे करें। जी सर, क्लियर। हाँ, जल्दी से करते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा ही रहता है। तो देखें, सबसे पहले ए 32 वीक प्री टर्म मेल न्योनेट इज़ बॉर्न वाया सी सेक्शन। ये केस आप लोगों ने बताना है जिसको समझ आए। सी सेक्शन हुआ, ठीक है। 28 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है, पहली बार प्रेगनेंसी कर रही है वो। द मदर हैड गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, एक गेस्टेशनल डायबिटीज़, एक सी सेक्शन, 2 चीज़ें आ गई। डेड नॉट रिसीव एंटीनेटल स्टेरॉइड्स, उसने स्टेरॉइड्स नहीं लिए जब वो प्रेगनेंसी में थी, ठीक है। सून आफ्टर बर्थ द बेबी डिवेलप्स टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट 65 पर मिनट, नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस, ग्रंटिंग, सियानोसिस, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ऑक्सीजन सेचुरेशन इज 85%, ठीक है, 85% ऑन रूम सेचुरेशन। अस्कल्टेशन रिवील डिक्रीज ब्रीथ साउंड, ठीक है, और फाइन रेल्स आ रहे हैं, ठीक है उसको।
इसके अलावा चेस्ट एक्सरे शोज ग्राउंड ग्लास पेरेंट्स विद एयर ब्रोंकोग्राम्स, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ये सेम यही केस ऐसे ही दिया हुआ था उन्होंने एनआरई में, ठीक है। जो एनआरई 2 हुआ है, अगर आप लोग केस पढ़ेंगे इजीली आप लोग टिक कर सकेंगे। जब आप लोगों ने कहा है कि ये सर ये हो सकता है कि नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो कहेगा व्हाट इज नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, टेल मी द काज, ठीक है, टेल मी द इन्वेस्टिगेशन, टेल मी द मैनेजमेंट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये मैंडेटरी में आया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ठीक है, हमने कहा ठीक है। इसके बाद इसके काजेज लिखें, सर्फेक्टेंट डिफिशिएंसी इन प्री टर्म नियोनेट्स लीडिंग टू एल्वुलर कोलैप्स। जो सर्फेक्टेंट होता है ये लंग्स को कोलैप्स से बचाता है, ठीक है। ये एक किस्म की जेली होती है, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है, एल्वुलर के लिए। अगर वो प्रोटेक्टिव ही नहीं है जेल, तो क्या होगा, पेशेंट का एल्वुलर क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, ठीक है। ये लेकिन सर्फेक्टेंट आप लोगों का कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। जो न्यूमोसाइट्स होते हैं ये आप लोगों के एल्वुलर के अंदर होते हैं। टाइप 1 लिखें, टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। जो टाइप 1 है ये क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है ये क्या करवाता है, आप लोगों के सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। जो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बेबी होते हैं उनमें टाइप 2 न्यूमोसाइट्स इमेच्योर होता है, सही तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ होता, ठीक है। इसलिए सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, बेबी किस में जाएगा, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। इसके बाद इसके की वजूहत क्या हो सकती हैं, ठीक है। हमने काजेज लिखे हैं, इसके काजेज लिखे हैं अब, ठीक है। रिस्क लिखें या रिस्क फैक्टर लिख लें, रिस्क फैक्टर लिख लें इसके, रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले लिखें डायबिटिक मदर, ठीक है, डायबिटिक मदर। नंबर 2 पर लिखें सी सेक्शन। सी सेक्शन जब करते हैं उससे पहले स्टेरॉयड देना चाहिए, अगर स्टेरॉयड नहीं देते तो इमेच्योर लंग होंगे, लंग मेच्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। नंबर 3 पर लिखें प्री मेच्योरिटी, प्री मेच्योर बर्थ, प्री मेच्योर लेस देन 34 वीक होनी चाहिए, तब भी बेबी नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इसके क्या है, काज है, ठीक है, इसके नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिख लिया आप लोगों ने। सी सेक्शन हो गया, डायबिटिक मदर हो गई और प्री मेच्योरिटी लेस देन 34 वीक। ये क्या है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं किसके, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के, ये आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद देखें आगे सिम्टम्स में, देखें बेबी कैसे आएगा, सिम्टम्स में कैसे आएगा, सिम्टम्स गौर से सुने। टेकिपनिया होता है, ठीक है, सबसे पहले टेकिपनिया होगा। टेकिपनिया में होता है कि जो बेबी का रेस्पिरेटरी रेट होता है वो ज़्यादा होता है, रैपिड ब्रीथिंग होता है, टेकिपनिया कहते हैं रैपिड ब्रीथिंग को। ग्रंटिंग लिखें, ग्रंटिंग जो होता है ये एक स्नोरिंग साउंड होता है, ग्रंटिंग स्नोरिंग साउंड होता है। जब बेबी एक्सपिरेट करता है वो एपिग्लोटिस को क्लोज करता है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर को क्रिएट करने के लिए करता है, ठीक है, इसलिए ग्रंटिंग साउंड होता है, ठीक है। पीप क्रिएट करता है, PEEP, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है। ये इसको क्रिएट करने के लिए बेबी एपिग्लोटिस को क्लोज करता है, इसलिए स्नोरिंग टाइप लो पिच साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम ग्रंटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग जो होता है ये नॉस्ट्रल्स जो होते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, खुले ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बेबी अपने आप को कमरसेट करने की कोशिश करता है, ज़्यादा ब्रीथिंग ले रहा होता है, इसलिए उसी को नॉस्ट्रल्स उनके वो ज़्यादा खुले होंगे, डायलेट हुए होंगे, ठीक। इसके बाद रिट्रैक्शंस होगी। ये रिट्रैक्शन जो होती है बेबी क्या लगा रहा होता है, फुल्ली ब्रीथिंग पर जोर लगा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, सियानोसिस होगा, बेबी सियानोज होगा, हिपोक्सिया में होगा, हिपोक्सिया की वजह से बेबी सारा का सारा ब्लू हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद लिखें बेबी में फैटीग होगा, डिक्रीज मदर फीडिंग, ठीक है, और क्राई कर रहा होगा बेबी। इसके बाद लिखिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे आप लोग, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे इनिशियल करवाएंगे, पहला टेस्ट है चेस्ट एक्सरे, ठीक है। ये लिखें चेस्ट एक्सरे में आप लोगों ने क्या देखना है, ग्राउंड ग्लास अपैरेंट्स,
फॉर एग्जांपल ये एक ग्राउंड ग्लास पेरेंट्स है, एक्सरे उठाएंगे तो उसके पीछे आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा होगा, एक्सरे के पीछे भी आप लोगों को दीवार वगैरह नज़र आ रही होती है, इसको ग्राउंड ग्लास। अगर कोई कंसोलिडेशन वगैरह है तो उसके पीछे से कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसको ग्राउंड ग्लास कहते हैं। और इसमें एयर ब्रोंकोग्राम्स मिलेंगे क्योंकि एल्विलाई फ्लूइड फिल्ड होते हैं और जो एयर होगी ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई के अंदर इंट्रैप होगी, जिसकी वजह से एयर ब्रोंकोग्राम्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद एबीजीज हमने करवाए आर्टीरियल ब्लड गैसेस, तो उसमें हम देखेंगे हिपोक्सिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये होता है पीएच कम होगी आप लोगों की, लेस देन 3.35 से कम होगी। ठीक है, और ये कितना आ जाती है 2.5 से कम होती है। और इसके अलावा क्या होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, और इसके अलावा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या होता है बाई कार्बोनेट कंपनसेट करने के लिए वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, पीएच कम होगी, बाई कार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद क्या होता है ट्रीटमेंट में सर्फेक्टेंट थेरेपी। सर्फेक्टेंट थेरेपी में आप लोग एक चीज़ याद रखनी है, सर्फेक्टेंट थेरेपी में हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है इंजेक्शन फॉस्फोलिपिड, इंजेक्शन फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम देते हैं इंडोट्रैकियल, ट्रैकिया की मदद से हम इंजेक्ट करते हैं, ये अंदर जाके जेल बनाता है जो कि सर्फेक्टेंट का काम करती है। ये सिंथेटिक वही होता है और नेचुरल भी होता है। ठीक है, इंजेक्शन फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं आप लोग, सीपैप। सीपैप लगाना है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। सीपैप ने ये नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन है, ये हम एनआरडीएस के पेशेंट को या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिकल वेंटिलेशन जो कि आप लोगों का वेंटिलेटर है। ठीक है, अगर इसे इम्प्रूव नहीं हो तो वेंट पे डालें। ऑक्सीजन सेचुरेशन थेरेपी, ऑक्सीजन मेंटेन रखें क्योंकि O2 सेचुरेशन जो होती है एनआरडीएस के बच्चों में कम होती है। ठीक है, सियानोज हो रहा होता है बच्चा, हिपोक्सिया में जा रहा होता है। इसके अलावा एंटीनेटल स्टेरॉइड्स। एंटीनेटल स्टेरॉइड ये होते हैं कि जब प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी से आप लोगों का वक्त पूरा हो रहा है, ठीक है, या प्री मैच्योर बर्थ हो रही है, तो उससे पहले आप लोगों ने एक स्टेरॉइड्स देना होता है जिसको हम बीटा मैथासोन कहते हैं। ठीक है, बीटा मैथासोन आप लोगों को ये नेम आना चाहिए। ठीक है, बीटा मैथासोन। ठीक है, ये याद रखें, बीटा मैथासोन, ये याद रखें। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये सारा आप लोगों का ARDS है। इसमें ये याद रखें कि पेशेंट से आप लोग हिस्ट्री भी ले सकते हैं, वह भी एग्जामिनर को दे सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जामिनर पूछ सकता है सियानोसिस विद SOB, इसके डिफरेंशियल काजेज बताएं। ठीक है, सियानोसिस विद SOB। नंबर पर रखें NRDS। ठीक है, इसके अलावा नमोनिया रखें। इसके अलावा नंबर 2 पर रखें PDA, पैटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, पैटेंट डक्टर आर्ट्रियोसिस ये NRDS का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि NRDS जो होता है ये क्या करवाता है आप लोगों के पैटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस को क्लोज भी होने नहीं देता। ये डक्टस जो बना होता है वो क्लोज नहीं होता है NRDS की वजह से। ठीक है, रेस्पिरेटरी एफर्ट कर रहा होता है बेबी, तो इस वजह से ये बर्थ के बाद क्लोज होता है जो, तो ये क्लोज नहीं होने देता है अगर NRDS हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, नंबर 3 पर लिखें। ठीक है, नंबर 3 पर टाफ। इसके अलावा क्या हो सकता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इसके अलावा क्या हो सकता है, TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो सकता है। इसके अलावा 5 नंबर क्या हो सकता है, VSD। ठीक है, ये सारे सियानोसिस विद SOB के साथ कंडीशंस आती हैं, ये बेबी प्रेजेंट कर सकता है, तो एग्जामिनर आप लोग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसके बाद आप लोग लिखें एक और चीज़, रिस्क फैक्टर में एक 2 चीज़ और लिखे मैंने आप लोगों को 3 रिस्क फैक्टर लिखवाए। एक डायबिटिक मदर, दूसरे नंबर पर हमने लिखा C-सेक्शन, थर्ड नंबर पर लिखा है हमने प्री मैच्योर लेस देन 34 वीक। 4 नंबर पर लिखे हैं आप लोग पेरीनेटल एस्फिक्सिया। ठीक है, एस्फिक्सिया जिसमें बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। ठीक है, बर्थ एस्फिक्सिया में बेबी हो सकता है। इसके अलावा या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बेबी एस्फिक्सिया डेवलप कर सकता है। ठीक है, नंबर 4। नंबर 5 पर लिखें मल्टीपल गेस्टेशन। ठीक है, ज़्यादा बेबियाँ ट्विन्स हैं तो इन कंडीशंस में भी NRDS हो सकता है। इसके लिए नंबर 6 पर लिखें एक और चीज़, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, NRDS की फैमिली हिस्ट्री है तो इन कंडीशंस में भी पेशेंट को
NARDS बाद में बेबी को भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन NARDS के साथ एसोसिएट करती हैं। अगर वैवा आ जाए तो आप लोगों से डिफरेंशियल लोग से पूछें, वैवा पूछें, हर लिहाज से आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है।